हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक आईएएस पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी से संबंधित 100 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो सीरीज का पार्ट 3 है और इस वीडियो सीरीज में हम लोग बना चुके हैं इसके पहले 2 वीडियो और आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मुद्रा एवं बैंकिंग पर। ठीक है, यह दोस्तों आपकी विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी जैसा एग्जाम हो। ध्यान रखिएगा, आप यूपीएससी का हो, किसी भी स्टेट का, स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या फिर दोस्तों एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, दोस्तों ये सारे प्रश्न जो है इन सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो सकते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों कि नोटबुक आईएएस ऐसे ही प्रश्नों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करता है जिसमें आप सभी अभ्यर्थियों की विभिन्न परीक्षाओं की मांगों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के एमसीक्यूज बनाकर डेली बेसिस पर एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाता है, जो आप देख सकते हैं। वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों बिना समय गवाए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया? दोस्तों आपके ऑप्शन में दिया गया है 1966 में, 1991 में, 1994 में या फिर 2000 में। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी यानी कि भारतीय रुपए का जो अंतिम बार मूल्यांकन किया गया था दोस्तों, वह किया गया था वर्ष 1991 में। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दोस्तों, किस वर्ष भारतीय रुपए का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया? ऑप्शन में दोस्तों 1949 में, 1966 में, 1991 में या फिर 1994 में। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी यानी कि दोस्तों जो भारतीय रुपए का 2 चरणों में अवमूल्यन हुआ था वह हुआ था वर्ष 1991 में। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में है, जुलाई 1991 में कब? जुलाई 1991 में भारतीय रुपए के 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। ठीक है, प्रथम चरण में कब? प्रथम चरण में ध्यान रखना है, भारतीय रुपए का अमेरिकी डॉलर में अवमूल्यन हुआ कितने प्रतिशत हुआ था? 20%, 21%, 22% या फिर 23%। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए यानी कि जुलाई 1991 में दोस्तों जो प्रथम चरण था उसमें भारतीय रुपए का 20% जो है अमेरिकी डॉलर में अवमूल्यन हुआ था। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया कब बनाया गया था? वर्ष 1992-93 के केंद्रीय बजट में, वर्ष 1993 से 94 के केंद्रीय बजट में, वर्ष 1994 से 95 के केंद्रीय बजट में या फिर वर्ष 1995 से 96 के केंद्रीय बजट में। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी यानी कि जो भारतीय मुद्रा को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बनाया गया था दोस्तों, वह बनाया गया था वर्ष 1993 से 94 के केंद्रीय बजट में। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में है, रुपए को चालू खातों में, किसमें? चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? ऑप्शन में दोस्तों 19 अगस्त 1992, 19 अगस्त 1994, 30 मार्च 1994 या फिर 30 मार्च 1995। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी यानी कि दोस्तों वर्ष 1994 19 अगस्त को रुपए को चालू खातों में पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित किया गया था। कब किया गया था? 19 अगस्त 1994 को। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। वर्तमान में भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के केवल व्यापार खाते पर, पूंजी खाते पर, चालू खाते पर या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से सभी पर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी यानी कि दोस्तों वर्तमान में भारत में जो रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है वह भुगतान संतुलन की जो है चालू खाते पर लागू है। किस पे? करंट अकाउंट पर। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? ऑप्शन में दोस्तों कटे फटे पुराने करेंसी नोट से, सोना चांदी या फिर सर्राफा से, सरकारी प्रतिभूतियों से या फिर निगम ऋण पत्र से। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी यानी कि जो गिल्ट एज्ड बाजार है दोस्तों वह संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों से। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? क्या? केंद्रीय बैंक कौन सा बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, यानी कि जो भारत का केंद्रीय बैंक है दोस्तों वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। इस प्रश्न में क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ इंडिया? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, विकल्प ए यानी कि दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है दोस्तों वह है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है, यानी कि बैंकों का बैंक भारत में किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन में दिया दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक को, भारतीय स्टेट बैंक को, बैंक ऑफ इंडिया को या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए यानी कि दोस्तों जो भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है वह भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में क्या है, बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस, यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया है, द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा दिए जाते हैं? वित्त मंत्रालय द्वारा, भारतीय बैंक संघ द्वारा, आरबीआई द्वारा या फिर राज्य स्तरीय बैंकर समिति के द्वारा? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी यानी कि दोस्तों जो बैंकों की नई शाखाएं खोलने का लाइसेंस दिया जाता है दोस्तों वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन में दोस्तों दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या फिर चेन्नई में? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी यानी कि दोस्तों जो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यालय है, मुख्यालय है, मेन मुख्यालय है वह दोस्तों भारत के मुंबई शहर में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई शहर में। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं किया जाता है? आपके ऑप्शन में दिया गया दोस्तों करेंसी नोट जारी करना, मुद्रा योजना बनाना, भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण करना या फिर निर्यातकर्ताओं को ऋण देना? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी यानी कि जो भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है दोस्तों वह है निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। ठीक है, बाकी जो ऊपर के तीनों विकल्प हैं ये तीनों भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, इसमें भी पूछ रहा है नोट निर्गमन, बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक या फिर जनता से जमा स्वीकार करना? तो दोस्तों इस प्रश्न का भी सही उत्तर है विकल्प डी यानी कि दोस्तों जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका जनता से जमा स्वीकार करने का कार्य नहीं है। बाकी उपरोक्त जो तीन कार्य दिए गए हैं, नोट निर्गमन, बैंकों का बैंक और सरकार का बैंक, यह तीनों भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों में शामिल है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है, व्यापारिक बैंकों द्वारा, किनके? व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन में दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या फिर भारत सरकार? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी यानी कि दोस्तों व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दोस्तों भारत में करेंसी नोट जारी करता है, कौन जारी करता है भारत में करेंसी नोट? आपके ऑप्शन में दोस्तों दिया गया है वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव, भारतीय स्टेट बैंक या फिर भारतीय रिजर्व बैंक? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी यानी कि दोस्तों भारत में करेंसी नोट जारी करने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का है। किसका है? भारतीय रिजर्व बैंक का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है, कौन प्रतिरक्षक है? विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक या फिर भारतीय रिजर्व बैंक? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी यानी कि भारत के विदेशी विनिमय संचय का जो प्रतिरक्षक कहा जाता है दोस्तों वह कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को। ठीक है, देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न।
भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है? कौन सा बैंक भारत की केंद्रीय मुद्रा जारी करता है? आपके ऑप्शन में दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी यानी कि दोस्तों भारत का जो केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है वह है भारतीय रिजर्व बैंक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? आपके ऑप्शन में दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी यानी कि दोस्तों भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संपादित किया जाता है। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, उद्योग मंत्रालय के द्वारा या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए यानी कि दोस्तों जो प्रत्येक वर्ष भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है, वह भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? आपके ऑप्शन में दोस्तों शहरी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर अनुसूचित व्यापारिक बैंक। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी यानी कि दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक में किसी व्यक्ति को अपना निजी खाता खोलने का कोई भी उपबंध नहीं किया गया है, कोई भी प्रावधान नहीं है। इसलिए जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है विकल्प सी। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछ रहा है वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है। आपके ऑप्शन में दोस्तों सिक्किम, गोवा, मध्य प्रदेश या फिर जम्मू और कश्मीर। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। लेकिन दोस्तों जब से धारा 370 के कुछ प्रावधान खत्म हुए हैं उसके बाद से भारतीय रिजर्व बैंक अब जम्मू कश्मीर में भी संचालित किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है उद्देश्य? आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो मुद्रा नीति है दोस्तों जो उसका उद्देश्य सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। अगले प्रश्न में है भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनना है। कथन दिए गए हैं यह शीर्ष बैंक है, यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, कथन 3 है यह व्यापारिक घरानों की ऋण प्रदान करता है और चौथा है यह नाबार्ड के कार्यों का निरीक्षण करता है। आपके ऑप्शन में दोस्तों बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए यानी कि 1 और 2, विकल्प बी यानी कि 2 और 4, विकल्प सी यानी कि 1, 2 और 3 या फिर विकल्प डी 1, 2 और 4। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी यानी कि दोस्तों जो 1, 2 और 4 हैं वह सही है, यानी कि जो यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है यह विकल्प दोस्तों गलत है। बाकी जो 1, 2 और 4 हैं यह तीनों सही हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। चलते अगले प्रश्न पर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? आपके ऑप्शन में दोस्तों अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून, जनवरी से दिसंबर या फिर अगस्त से जुलाई। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी यानी कि दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की जो लेखा वर्ष की अवधि है दोस्तों वह है जुलाई से जून। क्या है? जुलाई से जून। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों? रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? आपके ऑप्शन में दोस्तों 85 करोड़ रुपए, 115 करोड़ रुपए,
200 करोड़ रुपए, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों 300 करोड़ रुपए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, विकल्प बी, यानी कि जो भारतीय रिजर्व बैंक की नोट निर्गमन विभाग है दोस्तों, उसके पास हर समय 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण कोष रहना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किसकी? इंपीरियल बैंक। वर्ष 1955, वर्ष 1925, वर्ष 1930, या फिर वर्ष 1921। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, विकल्प डी, यानी कि इंपीरियल बैंक की स्थापना दोस्तों वर्ष 1921 ईस्वी में हुई थी। कब? वर्ष 1921 में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। 10 रुपए पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? क्या पूछ रहा है कि जो 10 रुपए का नोट होता है दोस्तों, उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन में दोस्तों वित्त सचिव भारत सरकार, वित्त मंत्री भारत सरकार, गवर्नर भारतीय स्टेट बैंक, या फिर गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, यानी कि जो 10 रुपए का नोट है दोस्तों, उसमें गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के हस्ताक्षर होते हैं। किसके? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ के जो गवर्नर है दोस्तों, उसके हस्ताक्षर होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है कौन? भारत के वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के मुख्यमंत्री, या फिर अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, विकल्प बी, यानी कि दोस्तों जो भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है दोस्तों, वह है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहां पे है? ऑप्शन में दोस्तों देवास में, नीमच में, होशंगाबाद में, या फिर गुना में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प ए, विकल्प ए, यानी कि मध्य प्रदेश का देवास है वह जगह है दोस्तों जहां पे करेंसी प्रिंटिंग होती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछ रहा है भारत में 20 रुपए एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? आपके ऑप्शन में दोस्तों करेंसी नोट प्रेस नासिक रोड, ऑप्शन बी है करेंसी नोट प्रेस देवास, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों उपर्युक्त में सभी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, विकल्प बी, यानी कि दोस्तों जो भारत में 20 रुपए या फिर इससे उच्च मूल्य के वर्ग के नोटों की जो छपाई होती है दोस्तों, वह होती है करेंसी नोट प्रेस देवास में, यानी कि ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब चल लेते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन में है सिंडिकेट बैंक, ऑप्शन बी है कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है केनरा बैंक, और ऑप्शन डी है दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, विकल्प डी, यानी कि जो भारतीय स्टेट बैंक है दोस्तों, उसको पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में नोट जारी करने को कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? आपके ऑप्शन में दोस्तों अधिकतम प्रत्यय प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, आनुपातिक प्रत्यय प्रणाली, या फिर नियत प्रत्यय प्रणाली। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, विकल्प बी, यानी कि दोस्तों जो भारत में नोट जारी करने के लिए प्रणाली अपनाई जाती है वह है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। कौन सी? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? आपके ऑप्शन में दोस्तों आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, यूटीआई, या फिर दोस्तों आरबीआई। कौन सा? आरबीआई। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, विकल्प डी, यानी कि दोस्तों जो भारत के मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है वह है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में है सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में हैं? ऑप्शन में दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, या फिर गुजरात। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, विकल्प ए, यानी कि दोस्तों जो भारत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं दोस्तों वह उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण
करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन में दोस्तों वर्ष 1935 ईस्वी में, वर्ष 1949 ईस्वी में, वर्ष 1955 ईस्वी में या फिर वर्ष 1962 ईस्वी में। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी यानी कि दोस्तों जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसका आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वह हुआ था वर्ष 1955 में, और उसी समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या है। ऑप्शन में दोस्तों 5, 7, 8 या फिर 9। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए यानी कि दोस्तों जो भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंक हैं उनकी संख्या है दोस्तों 5। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? आपके ऑप्शन में दोस्तों यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी यानी कि जो भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक यानी कि जो कॉमर्शियल बैंक है वह दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई जो है वह भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन में दोस्तों मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए यानी कि जो भारतीय स्टेट बैंक का जो मुख्यालय है वह दोस्तों मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विथ यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? कौन सी? विथ यू ऑल द वे। दोस्तों आपके ऑप्शन में दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी यानी कि दोस्तों जो विथ यू ऑल द वे यह जो विज्ञापन है यह दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक का है। किसका? भारतीय स्टेट बैंक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। चमकता हुआ सितारा, क्या चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? ऑप्शन में दोस्तों सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी यानी कि दोस्तों जो चमकता हुआ सितारा है वह बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक है। किसका? बैंक ऑफ इंडिया का। देखते हैं अगला प्रश्न। पड़ोसी देश अफगानिस्तान, कौन सा? अफगानिस्तान ने अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? आपके ऑप्शन में दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी यानी कि दोस्तों जो अफगानिस्तान है वहां पे पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी पहली ब्रांच खोली थी। वह भारत का सबसे पहला बैंक भी है पंजाब नेशनल बैंक जिसने अफगानिस्तान में पहली ब्रांच खोली है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैनफिना, कौन सा? कैनफिना किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुषंगी संस्था है? ऑप्शन में है केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए यानी कि दोस्तों जो कैनफिना है वह जो है दोस्तों केनरा बैंक की अनुषंगी कही जाती है। किसकी? केनरा बैंक की अनुषंगी संस्था। अगले प्रश्न की ओर। भारतीय बैंकों की कहां अधिकतम शाखाएं हैं? ऑप्शन में है यूएसए, यूके, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी यानी कि दोस्तों जो भारतीय बैंक है उनकी सबसे ज्यादा जो शाखाएं हैं वह यूनाइटेड किंगडम में है। कहां पे? यूनाइटेड किंगडम में। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं? ऑप्शन में दोस्तों स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक, A&Z ग्रिंडलेज बैंक या फिर चाइना ट्रस्ट बैंक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए यानी कि जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है दोस्तों वह ऐसा विदेशी बैंक है जिसकी भारत में सबसे ज्यादा शाखाएं हैं। कौन सा है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूमि विकास बैंक का क्या कार्य है? क्या? भूमि विकास बैंक का। ऑप्शन में दोस्तों दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना,
अल्पकालिक ऋण, क्या अल्पकालिक ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, बड़े उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना, या फिर लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना। प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है, यानी कि दीर्घकालिक ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना यह कार्य है भूमि विकास बैंक का। किसका? भूमि विकास बैंक का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहां स्थापित किया गया? ऑप्शन में कोच्चि, मुंबई, चेन्नई या फिर विशाखापट्टनम। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, विकल्प यानी कि दोस्तों जो एसबीआई का पहला तैरता हुआ एटीएम है वह दोस्तों कोच्चि में स्थापित किया गया है। कहां पे? कोच्चि में। अगले प्रश्न पर, ग्रामीण विकास के लिए, किसके? ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है क्या? एक बैंक है, बोर्ड है, खंड है या फिर विभाग है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, विकल्प ए, यानी कि जो ग्रामीण विकास के लिए जो ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है वह दोस्तों बैंक की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में? बैंक की श्रेणी में। अब चलेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? ऑप्शन में दोस्तों लोकलेखा समिति, शिवरामन समिति, नरसिंहन समिति या फिर फेरवानी समिति। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, विकल्प बी, यानी कि जो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है दोस्तों उनकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिशों पर की गई थी। दोस्तों एक चीज आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि शिवरामन समिति का गठन कब हुआ था। ठीक है, आपको ये बताना है और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी ये भी आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे आप। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी? आपके ऑप्शन में दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में या फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, विकल्प सी, यानी कि जो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है इनकी स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। कब की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में, राष्ट्रीय आवास बैंक, कौन सा? राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? ऑप्शन में भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, भारतीय यूनिट ट्रस्ट या फिर भारतीय जीवन बीमा निगम। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, विकल्प ए, यानी कि जो राष्ट्रीय आवास बैंक है दोस्तों वह भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रित उपक्रम है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न में क्या है? घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? आपके ऑप्शन में मुद्रा संकुचन, मुद्रा अवमूल्यन, मुद्रास्फीति या फिर मुद्रा अस्फीति। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, विकल्प सी, यानी कि जब किस घाटे की वित्त व्यवस्था में दोस्तों व्यय और राजस्व का अंतर जो है अतिरिक्त कागजी मुद्रा से पाटने का प्रयास किया जाता है, तो दोस्तों अगर यह जो है विफल हो जाती है नीति, तो दोस्तों उस स्थिति में देश में बहुत ही ज्यादा, बहुत बड़ी मात्रा में मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। ठीक है, अब चल लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? ऑप्शन में दोस्तों देनदार, लेनदार, व्यापारी या फिर वास्तविक परिसंपत्तियों के धारक। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, विकल्प, यानी कि वह स्थिति जब मुद्रास्फीति होती है दोस्तों तब देनदार को सबसे ज्यादा हानि होती है। किसको होती है? देनदार को। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन में गतिरोध, स्टैगफ्लेशन, चलस्फीति या फिर अस्फीति। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, विकल्प बी, यानी कि जब मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति होती है दोस्तों तो वह जो है कहलाती है स्टैगफ्लेशन की स्थिति। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है, कहां पे स्थित है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय? अहमदाबाद में है, चेन्नई में है, मुंबई में है या फिर लखनऊ में है? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, विकल्प डी, यानी कि दोस्तों जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है
इनका मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? ऑप्शन में 64, 196, 216 या फिर 324। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए विकल्प है, यानी कि देश में वर्तमान में कुल 64 से 64 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? ऑप्शन में दोस्तों सिक्किम और गोवा, बिहार और राजस्थान, सिक्किम और असम या फिर मणिपुर और नागालैंड। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए विकल्प है, यानी कि दोस्तों भारत के सिक्किम और गोवा राज्य में कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल शाखाओं की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? 12%, 18%, 36% या फिर 48%। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि दोस्तों तो देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल शाखाओं की संख्या का लगभग 18% है। कितने प्रतिशत? 18%। देखते हैं अगला प्रश्न। केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है? अप्रैल 1987 से, अप्रैल 1988 से, अप्रैल 1989 से या फिर अप्रैल 1990 से। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है, यानी कि दोस्तों वर्ष 1987 से कोई भी नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है। और यह किसकी सिफारिशों पर था? तो यह केलकर समिति की सिफारिशों पर था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन में दोस्तों 1975 में, 1985 में, 1990 में या फिर 1995 में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह विकल्प बी, यानी कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना दोस्तों वर्ष 1985 में की गई थी। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। नरसिंहम समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर पर बनाने की संस्तुति की थी? ऑप्शन में दोस्तों 2, 3, 4 या फिर 5। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि नरसिंहम समिति की जो सिफारिशें थी दोस्तों बैंकिंग ढांचे को बदलने के बारे में, वह थी दोस्तों उनकी सिफारिश में थी कि 4 स्तरों पर, कितने स्तरों पर? 4 स्तरों पर बैंकिंग ढांचे को बदला जाए। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? ऑप्शन में दोस्तों नरसिंहम समिति, रंगराजन समिति, खुसरो समिति या फिर फेरवानी समिति। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि दोस्तों जो खुसरो समिति है दोस्तों इसने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति की थी। किसने? खुसरो समिति ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? ऑप्शन में दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक, औद्योगिक वित्त निगम, नाबार्ड या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि दोस्तों जो नाबार्ड है इसका संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक ही सीमित है। किसका? नाबार्ड का। अब देखते हैं अगला प्रश्न। नाबार्ड क्या है? राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास, एक वित्तीय संस्था, एक बीमा निगम, केंद्रीय सरकार का एक विभाग। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है, यानी कि दोस्तों जो नाबार्ड है वह राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की श्रेणी में आता है। किसकी? राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास बैंक की श्रेणी में आता है। देखते हैं अगला प्रश्न। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? आपके ऑप्शन में दोस्तों जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या फिर फ्रांस। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि जो फेडरल रिजर्व है दोस्तों यह संयुक्त राज्य अमेरिका का बैंक है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सेंट्रल केंद्रीय बैंक है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन में दोस्तों एक्जिम आयात निर्यात हेतु वित्त, आरबीआई बैंकों का बैंक, आईडीबीआई औद्योगिक वित्त या फिर एफसीआई कॉमर्शियल संस्थाओं को वित्तीय मदद। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी यानी कि दोस्तों जो एफसीआई है ये कॉमर्शियल संस्थाओं को वित्तीय मदद से सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। निजी क्षेत्र के बैंक में अधिकृत कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की है? ऑप्शन में 26, 33%, 49% या फिर 74%। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि निजी क्षेत्र के बैंक में अधिकृत जो है 49% विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की है। देखते हैं अगला प्रश्न। आईबीए से तात्पर्य है यानी कि आईबीए क्या है? इंटरनेशनल बैंकिंग एसोसिएशन, इंटरनेशनल बैंकिंग एजेंसी, इंडियन ब्यूरोक्रेट्स एसोसिएशन या फिर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि जो आईबीए है दोस्तों वह है इंडियन बैंक एसोसिएशन। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितने न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? ऑप्शन में दोस्तों 50 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए या फिर 500 करोड़ रुपए। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि भारत में जो नए निजी बैंकों की स्थापना है दोस्तों उसके लिए न्यूनतम 500 करोड़ की देय राशि यानी कि चुकता पूंजी होना आवश्यक है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। नरसिंहम समिति किस संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया था? उच्च शिक्षा सुधार संबंधी, कर संरचना सुधार संबंधी, बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी या फिर पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन सुधार संबंधी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि दोस्तों जो नरसिंहम समिति वह संबंधित थी दोस्तों बैंकिंग संरचना के सुधारों से। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है बीसीसीआई क्या है? क्या बीसीसीआई? ऑप्शन में दोस्तों अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक संगठन, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग संगठन, अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी या फिर पर्यावरण सुधार संगठन। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी यानी कि दोस्तों जो बीसीसीआई है यह अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग संगठन है। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग संगठन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अनुसूचित बैंकों से अभिप्राय उन बैंकों से है जिनका राष्ट्रीयकरण हो चुका है, राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है, मुख्यालय विदेशों में है या फिर नाम भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी यानी कि दोस्तों अनुसूचित बैंक वह होते हैं जिनका नाम भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल होता है, तो क्या कहलाते हैं? अनुसूचित बैंक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन में दोस्तों वर्ष 1953 में, 1956 में, 1964 में या फिर 1969 में। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि दोस्तों जो भारतीय यूनियन ट्रस्ट है इसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है कौन सी? जीआईसी, एलआईसी, एसबीआई या फिर यूटीआई। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि दोस्तों जो भारत में सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड की संस्था है दोस्तों वह है यूटीआई। कौन सी? यूटीआई। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड आरंभ किया था? ऑप्शन में दोस्तों एलआईसी, जीआईसी, यूटीआई या फिर एसबीआई। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि भारत में सबसे पहले यूटीआई के द्वारा दोस्तों म्यूचुअल फंड प्रारंभ किए गए थे। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1948, 1950, 19 या फिर 1964। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि जो भारतीय जीवन बीमा निगम है दोस्तों इसकी स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। साधारण बीमा निगम के अधीन कितनी बीमा कंपनियां कार्यरत हैं? ऑप्शन में दोस्तों 2, 4, 5 या फिर 6।
दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि दोस्तों जो साधारण बीमा निगम है दोस्तों, इसके अंतर्गत बीमा कंपनियां कार्यरत हैं। कितनी कंपनियां कार्यरत हैं? तो 4 बीमा कंपनियां जो है साधारण बीमा निगम के अधीन कार्यरत हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में जीवन बीमा निगम की, किसकी? जीवन बीमा निगम की कौन सी पॉलिसी विशेषतः बच्चों के हितार्थ नहीं है? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि दोस्तों जो जीवन बीमा निगम है उसकी जो जीवन सुरक्षा पॉलिसी है दोस्तों, यह बच्चों के हितार्थ नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन में दोस्तों नई दिल्ली में, हैदराबाद में, अहमदाबाद में या फिर चेन्नई में। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि दोस्तों जो बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण है दोस्तों, इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। कहां पर? हैदराबाद में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आर.एन. मल्होत्रा समिति ने, कौन सी? आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? ऑप्शन में दोस्तों बीमार उद्योग, कर सुधार, बीमा क्षेत्र या फिर बैंकिंग क्षेत्र। इस प्रश्न का जो सही उत्तर दोस्तों वह विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि दोस्तों जो आर.एन. मल्होत्रा समिति है इसने बीमा क्षेत्र में सुधारों के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भारतीय स्टॉक बाजार। ठीक है, कौन सा? भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन में आरबीआई, यूटीआई, आईसीआईसीआई बैंक या फिर सेबी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि जो भारतीय स्टॉक बाजार है दोस्तों, उसका जो है जो विनियमन और पर्यवेक्षण किया जाता है, पर्यवेक्षण का मतलब होता है दोस्तों देखरेख, वह किसके द्वारा किया जाता है? वह किया जाता है दोस्तों सेबी के द्वारा। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1988 में, वर्ष 1992 में, वर्ष 1993 में या फिर वर्ष 2002 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना है दोस्तों, इसकी स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन में है वर्ष 1988 ईस्वी के, वर्ष 1990 ईस्वी के, वर्ष 1992 ईस्वी के या फिर वर्ष 1993 ईस्वी के। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि दोस्तों जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी जो सेबी है दोस्तों, कौन सा? सेबी है दोस्तों, इसको जो है जो वर्ष 1992 में अध्यादेश प्रस्तुत किया गया था, इसके द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो है कमेंट बॉक्स में उत्तर और देना है आपको। जो वर्ष 1992 में अध्यादेश हुआ था, यह कौन सा अध्यादेश था? कौन सा अध्यादेश था? ये अध्यादेश नंबर कौन सा था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में सेबी के कार्यों में सम्मिलित है। ठीक है, क्या क्या सम्मिलित है दोस्तों? आपके जो कथन दिए गए हैं वह कथन ए है स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों की विनियमित करना। कथन बी है शेयर बाजार से संबंधित अनुचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना। कथन सी है दोस्तों प्रतिभूतियों के अंतर्गत व्यापार को नियंत्रित करना। या फिर दोस्तों कथन डी है उपर्युक्त में से सभी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि दोस्तों जो सेबी के कार्य हैं वह उपर्युक्त तीनों सही है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को विनियमित भी करता है सेबी, शेयर बाजार से संबंधित अनुचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक भी लगाता है और प्रतिभूतियों के अंतर्गत व्यापार को नियंत्रित भी करता है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछ रहा है बुल एंड बियर। क्या? बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? ऑप्शन में दोस्तों स्टॉक मार्केट, बैंकिंग, विदेशी मुद्रा रिजर्व या फिर आंतरिक व्यापार। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प ए। विकल्प यानी कि जो बुल एंड बियर शब्दावली है दोस्तों,
यह स्टॉक मार्केट से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? स्टॉक मार्केट से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछ रहा है शेयर बाजार पर प्रभावित नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है? ऑप्शन में MRTP, FERA, BIFR या फिर सेबी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी यानी कि जो शेयर बाजार है दोस्तों उस पर जो प्रभावित नियंत्रण है दोस्तों यह सेबी के द्वारा रखा जाता है। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? ऑप्शन में है 10, 16, 23 या फिर 24। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि दोस्तों जो भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है उनकी संख्या दोस्तों 23। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना कौन सा भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बंबई स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज या फिर OTCEI। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प यानी कि जो भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों वह है बंबई स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा? बंबई स्टॉक एक्सचेंज। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन में 1855 ईस्वी, 1861 ईस्वी, 1875 ईस्वी या फिर 1885 ईस्वी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी यानी कि बंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना दोस्तों वर्ष 1875 में हुई थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में दोस्तों NSE की स्थापना की संस्तुति 1991 में किस समिति द्वारा की गई थी? ऑप्शन में दोस्तों फेरवानी समिति, वांचू समिति, महालनोबिस समिति या फिर नरसिम्हम समिति। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए यानी कि दोस्तों NSE की स्थापना की संस्तुति दोस्तों वर्ष 1991 में फेरवानी समिति की सिफारिशों पर की गई थी। किसकी सिफारिशों पर? फेरवानी समिति की। और दोस्तों जो NSE का फुल फॉर्म है वह होता है नेशनल क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछ रहा है सेबी ने पिछले कई वर्षों से निष्क्रिय पड़े किस स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता 9 जुलाई 2007 को समाप्त कर दी, जिससे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या 24 से घटाकर 23 रह गई। ऑप्शन में दोस्तों KSE सौराष्ट्र, CSE कोच्चि, MSE पटना या फिर GSE गुवाहाटी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि दोस्तों जुलाई 2007 में सेबी ने KSE सौराष्ट्र की मान्यता को समाप्त कर दिया था, जिसके कारण सेबी की अब संख्या वर्तमान में घटकर 24 से 23 रह गई है। चलते अगले प्रश्न पर। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर किसका? बंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है क्या? डोलेक्स, सेंसेक्स, S&P CNX, निफ्टी 50 या फिर ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प डी यानी कि दोस्तों जो बंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है वह डोलेक्स भी है, सेंसेक्स भी है, S&P CNX, निफ्टी 50 भी है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछ रहा है बंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर मूल्य सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है? ऑप्शन में 15, 30, 60 या फिर 100। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी यानी कि दोस्तों जो बंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर मूल्य सूचकांक है वह जो है दोस्तों 30 कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है। कितनी कंपनियों के? 30 कंपनियों के शेयर मूल्यों पर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निफ्टी में किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है? किसमें? निफ्टी में। ऑप्शन में दोस्तों ANSE, BBSE, CCSE या फिर DDSE। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प यानी कि जो निफ्टी है दोस्तों उसमें NSE का जो है NSE शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। OTCEI क्या है? क्या OTCEI? ऑप्शन में दोस्तों
चीन की परमाणु चालित पनडुब्बी, अमेरिकी आर्थिक नीति के लिए एक नीति, भारत का एक शेयर बाजार, या फिर भारत का सुरक्षा अनुसंधान विकास कार्यक्रम। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, विकल्प सी यानी जो OTCI है दोस्तों, यह भारत का एक शेयर बाजार है। क्या है? भारत का एक शेयर बाजार। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चुनिंदा कंपनियों के चुनिंदा कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित शेयर मूल्य सूचकांक सेंसेक्स कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है? ऑप्शन में दोस्तों 30, 60, 100 या फिर 150। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, विकल्प ए यानी कि दोस्तों जो सेंसेक्स है वह दोस्तों 30 कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है। कितनी कंपनियों के? 30 कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बंबई स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE का राष्ट्रीय सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है? ऑप्शन में दोस्तों 30, 85, 100 या फिर 200। इस प्रश्न का जो सही उत्तर दोस्तों वह है विकल्प सी, विकल्प सी यानी कि जो बंबई स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE है उसका राष्ट्रीय सूचकांक जो है 100 कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है। किसके? 100 कंपनियों के शेयर मूल्यों पर। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नोटबुक का ये सभी परीक्षार्थियों को ध्यान में रखकर डेली बेसिस पर एक ऐसी MCQs की वीडियो लाता है जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। और यदि आप दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से जुड़ना चाहते हैं तो आप सर्च करते हैं notebook.ias, या फिर दोस्तों हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आप वहां पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। और आपको बताते चलें कि नोटबुक आईएएस आप सभी विद्यार्थियों की विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष तौर पर UPSC और किसी भी स्टेट की PCS की महत्वपूर्ण परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज की दोस्तों एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज शामिल है। प्रीलिम्स मेंस सीरीज, जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है दोस्तों वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो मतलब बिहार PCS हो गया, UP PCS हो गया, उत्तराखंड PCS हो गया, मध्य प्रदेश PCS हो गया, झारखंड PCS हो गया, नोटबुक आईएएस इन सभी स्टेट्स की PCS के लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराता है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा UPSC के लिए भी नोटबुक आईएएस टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराता है। दोस्तों इसके अतिरिक्त नोटबुक आईएएस जो है दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास, दैनिक MCQs अभ्यास आदि प्रोग्राम ऑनलाइन तथा ऑफलाइन ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ऑनलाइन सुविधा भी है दोस्तों और ऑफलाइन सुविधा भी है, आप हमसे दोनों माध्यमों से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप दोस्तों हमारे ऑफिस में आकर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा पता है G19 वर्धमान मॉल, नेहरू विहार, नई दिल्ली, या फिर आप हमारे मोबाइल नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है दोस्तों 7683049133 या फिर 9560727077। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल नोटबुक आईएएस।